खुला क्यों नहीं भाई? गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बेटा? बताना एक बार ऑनलाइन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बताओ बच्चों। यस। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर करो, फिर अपन आगे क्लास लेते हैं। बातें बंद करो भाई। मैंने बोला था कंसेंट फ्री मानी जाएगी इफ इट इज नॉट ड्यू टू 5 रीजन। कौन कौन से? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अच्छा, सेक्शन रिवाइज करवाना मुझे जरा सा। 14 में ये बताया गया कि कंसेंट फ्री मानी जाएगी अगर इन 5 कारणों से नहीं है। कोवर्जन का सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन 19 में क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट मतलब इनके कारण कंटेंट कैसा होगा? अवॉइडेबल। और मिस्टेक के 20, 21, 22 3 सेक्शन थे। अच्छा ठीक है, अपन आए कोवर्जन पे। ठीक है, कोवर्जन की डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या कहता था? कमिटिंग एन एक्ट, थ्रेट टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेट टू डिटेन अ प्रॉपर्टी टू प्रेजुडाइस ऑफ अ पर्सन। क्या जरूरी है क्या उस एरिया में वो आईपीसी आपका एप्लीकेबल हो? नहीं है ना, इट इज इमटेरियल वेदर इन दैट एरिया आईपीसी इज एप्लीकेबल और नॉट। थ्रेट टू कमिट सुसाइड किस में लेंगे? कोवर्जन में लेंगे, बिकॉज इट इज फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट बताया था, लीगल प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। यहां तक ले लिया था। अच्छा, अब आ जा रहे हैं अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस। डेफिनेशन पढ़ चुके थे। एक पार्टी स्ट्रॉन्गर पोजीशन, एक पार्टी वीकर पोजीशन। स्ट्रॉन्गर पोजीशन वाली जो पार्टी है अपनी पोजीशन को मिसयूज करेगी, अनफेयर एडवांटेज उठाएगी, तो कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। यही लिया था। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा? अवॉइडेबल। ठीक है। अच्छा, हमने बोला था एक तो पार्टीज के बीच में रिलेशन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, और उसके 4 पॉइंट थे। आई थिंक अपन ने पहला डिस्कस किया था, रियल और अपरेंट अथॉरिटी। मतलब बेटा देखते ही पता चलता है कि एक पार्टी तो तुम्हारी है स्ट्रॉन्गर पोजीशन में और एक है वीकर पोजीशन में, तो उसे किस में डाल देते हैं? रियल और अपरेंट अथॉरिटी। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, आईटीओ असेसी, है ना, और एक लिया था प्रिंसिपल एंड टेम्परेरी टीचर, ये ले लिया था। अब सेकेंड कैटेगरी लेने जा रहे हैं फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी रिलेशनशिप कौन सी होती है बेटा? बेस्ड ऑन अटमोस्ट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास के रिश्ते। पार्टीज एक दूसरे के ऊपर विश्वास करती हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट वाले रिश्ते होते हैं, वो किस में जाएंगे? फिड्यूसरी रिलेशनशिप। जैसे अपनी भी इसी में कवर्ड है, टीचर एंड स्टूडेंट। तो पहला एग्जांपल यही डालो इसके अंदर। पहले तो लिखो कौन सी रिलेशनशिप है? ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एक पार्टी दूसरे के ऊपर विश्वास करती है, और पहला एग्जांपल इसमें डालना टीचर एंड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट हमेशा बिलीव करता है कि टीचर उसे जो भी पढ़ाएगा बिल्कुल सही पढ़ाएगा, और उस बेसिस पे जाके वो अपना एग्जाम देके आता है। अगर टीचर अपनी पोजीशन को मिसयूज करे, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। कल एक एग्जांपल भी दिया था मैंने, टीचर स्टूडेंट वाला, है ना। दूसरा इसके अंदर देखो, गार्जियन एंड माइनर। एक माइनर भी अपने गार्जियन पे विश्वास करता है कि वो जो भी डिसीजन उसके लिए लेगा बिल्कुल सही लेगा। रिलेशनशिप कैसी है? फिड्यूसरी। और अगर गार्जियन अपनी पोजीशन का मिसयूज करे, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा लिखना सॉलिसिटर एंड हिज क्लाइंट। सॉलिसिटर एंड हिज क्लाइंट। सॉलिसिटर कौन होता है? लॉयर, एडवोकेट, वकील को बोलते हैं। तो सॉलिसिटर एंड क्लाइंट के बीच की रिलेशनशिप भी कैसी होती है? फिड्यूसरी। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अच्छा वकील कौन होता है? कुछ 22 क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा वकील कौन होता है? जो केस जिता दे, है ना। एक तो आंसर ये आ गया, और न्याय दिलवा दे। हाँ, और कुछ?
जो सच को झूठ और झूठ को सच बना दे, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ रहा है क्या दिमाग में? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ठीक है, आई माई सेल्फ आई एम ऑल्सो एडवोकेट। तो लेकिन मैं ये बताती हूँ आपको, ऐसे भी लॉयर्स हैं जिनके पर आवर्स की फीस करोड़ में होती है, तो कुछ तो उसके अंदर उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि नहीं होता है? भाई सीधी उंगली से घी निकले तो इतने पैसे कौन देता है? जस्ट फॉर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑल्सो, कि आपने राम जेठमलानी का नाम सुना है? सलमान खान वाला केस लड़ा था, हिट एंड ट्रायल वाला, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इंटरप्रिटेशन करते हैं एक तरीके से कि लॉ में लिखा क्या है, उसी की लैंग्वेज में देखते हैं क्या कमियां हैं और उसी से फ़ायदा दिलाते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है। अब भाई होता क्या है, आपके वकील को तो आपको सच्चाई बतानी पड़ती है कि हाँ भाई मुझसे ये क्राइम हो गया, अब तो मुझे बचा ले, रियलिटी बता रहे हैं, है ना। अब उसका प्रोफेशनल नेचर ऐसा है सर्विसेज का कि उसे अपने क्लाइंट की बहुत सारी कमजोरियों का पता चल जाता है। अगर वो उनका मिसयूज करे, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसके और क्लाइंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, फिड्यूसरी है। समझ आ गई बात? आप जब सीए बन जाओगे, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है आप जब सीए बन जाओगे तो आपके और आपके क्लाइंट के बीच की रिलेशनशिप भी फिड्यूसरी होती है। जैसे एक गांव वाला बंदा है, आपके पास आया कि ना हमें क्या करनी है, एक कंपनी बनवानी है। ठीक है भाई, बना देंगे, आपको कंपनी फ्लोट करके दे देंगे। ये काम प्रैक्टिसिंग CS ICW वगैरह करते हैं, ठीक है। अब बोले कि भाई एक कंपनी हमारी पहले की भी है, हमें फाइलिंग करनी है। हमने बोला ठीक है भाई, डेटा वगैरह दे दो, ई फाइलिंग करा देंगे आपकी। मैंडेटरी है ना कंपनी के केस में, फाइलिंग करनी पड़ती है, ई फाइलिंग, ठीक है भाई। तो बोले कि सर जी ना डॉक्यूमेंट तो है नहीं, मजे मजे में कंपनी बनाई थी, तो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, भाई कुछ भी डेटा नहीं है। आप तो क्या करो, अपनी मर्जी से बनवा दो, ऐसी फिगर्स ले लेना, बस हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। आपने किसका बोला? अपने आर्टिकल को बुलाया। अच्छी फीलिंग आ रही है? अभी तो आप आर्टिकल बनोगे ठीक है। आपने आर्टिकल को बुलाया और क्या बोला कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, P&L बनाना है, सारा बन रहा है फेक फिगर से। ऑन पेपर कंपनी डिफॉल्टर नहीं है, ऑन पेपर कंपनी डिफॉल्टर नहीं है, लेकिन आपके जॉब की वजह से, आपके प्रोफेशन की वजह से आपको आपके क्लाइंट की कई कमजोरियों को पता चल गया कि नहीं चल गया? अगर आप उसे मिसयूज करोगे, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात समझ में आई? अच्छा, एक और रिलेशनशिप, फादर एंड सन वाली भी लिख लो। फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर। एक बेटा या बेटी पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि उनके पापा या मम्मी जो भी उनके लिए डिसीजन लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। रिलेशनशिप कैसी है? फिड्यूसरी। अगर मिसयूज होता है, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार लाइव क्लास चल रही थी हम लोगों की, तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई मैम फिर तो मुझे मेरे पापा पे केस करना पड़ेगा। आप ही ने तो अभी बताया है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का मामला बनता है फादर और सन के बीच में। मैं बोला बनता तो है, बट तुम्हारा क्या ऐसी कंसर्न है कि तुम्हें केस करना पड़ेगा? तो बोले पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर तू 12th में अच्छे नंबर लेके आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम तुझे बाइक दिला देंगे, ठीक है ना। तो बोले कि भाई पता नहीं उनका कैसे दिमाग बदल गया, बाइक लेने गए थे, साइकिल दिला के ले आए तो केस ही करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं बचा। मैंने बोला बेटा अभी तुम्हारी ऐसी पोजीशन नहीं कि वो डोमिनेट कर सके तुम्हें, है ना, और ऐसी बात भूल के भी जाके घर पे बोल मत देना, पढ़ जाएंगे तो बोला मैम ने आपने पढ़वा दिए तो ऐसा काम मत करना। उसमें पोजीशन 2 होनी तो चाहिए ना कि वो कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके। अभी तो आप पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट हो। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तो ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। तो फादर एंड सन की रिलेशनशिप भी कैसी है? फिड्यूसरी। अच्छा, ऐसा भी सुना मैंने तो एक एग्जाम्पल कि ना मेरे तो ना मैम बहुत अच्छे मार्क्स आए थे साइंस में, मैं तो साइंस ही लेने जा रहा था, मैथ्स में अच्छे नंबर आए थे, है ना, मैं तो लेने जा रहा था, मुझे क्या बनना था, इंजीनियर। मेरे पापा बैंक में काम करते थे, पापा को किसी ने बोला यार सीए का भी प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो पापा गए मेरे और साथ में गया 11th में जा कर के कॉमर्स स्ट्रीम में फ़ीस जमा करा के आ गए। मुझे तो अगले दिन पता चला जब मैं गया कि भाई मेरा एडमिशन तो कॉमर्स स्ट्रीम में हो गया। बोला इतने सीधे बच्चे भी होते क्या आजकल? पर मैंने सुना ऐसा एक इंसिडेंट ऐसा भी मेरे सामने आया। ये याद रहेंगे क्या चारों? लिख लो साइड में, लिखो लिखो फटाफट। फिड्यूसरी के ये 4 एग्जाम्पल साइड में लिख लो।
आईसीआई ने एग्जाम्पल को कैटेगराइज सही से नहीं किया है, इसलिए हमें एग्जाम्पल लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट आया मेंटल डिस्ट्रेस। कई बार क्या होता है, एक बंदा है जिसकी या तो काफ़ी ओल्ड एज है या उसे कोई बहुत पुरानी बीमारी है, इस कारण से वो पूरी तरीके से दूसरे बंदे पर निर्भर हो जाता है, और जो दूसरा बंदा है वो अपनी पोजीशन का क्या करता है, मिसयूज़ करता है। तो कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें बेसिकली दो रिलेशन आती है, लिखो, एक तो डॉक्टर एंड पेशेंट, और एक नर्स या मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप आएगी इसके अंदर एक तो, और एक मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट, नर्स वगैरह भी कवर हो गई उसमें। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताओ, पहली मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, एक छोटी सी बात बताओ मुझे। पहली चीज़ तो हम डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते ना। अगर जाना भी पड़े, मजबूरी में फंस गए, किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे? अच्छा, फैमिली डॉक्टर टाइप है, और जो किसी ने रिकमेंड किया हो, है ना, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसको दिखाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अच्छा, नबडी वांट्स टू गो इनटू अननोन हैंड्स। कोई भी अनजान हाथों में नहीं जाना चाहता। एक डॉक्टर है बेटा, उसके क्लिनिक में भीड़ लगी रहती है, आप जाओगे तो आपको 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा, एक ऐसा डॉक्टर है, जाते ही तुम्हारा नंबर आ जाएगा, किसके पास जाना पसंद करोगे? क्यों? जिसके भीड़ रहती है, मेंटेलिटी क्या कहती है, फ़ायदा होता है तभी तो लोग इतनी देर से खड़े हैं। ह्यूमन मेंटेलिटी भी है, ऐसे क्लिनिक में कोई जाना पसंद नहीं करता जहाँ कबूतर उड़ते हैं। सही है कि नहीं बताओ? इसका मतलब इसका धंधा चलता ही नहीं होगा, कोई आता ही नहीं है इसके पास, काम ही नहीं है इसका, है ना। तो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप भी ऐसी है कि अगर मान लो उसे इस तरीके की बीमारी है कि उसका इलाज उससे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता। स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो काफ़ी इस तरीके के होते हैं, बहुत टिपिकल वाले केसेस हैंडल करते हैं। तो कई बार ऐसे हो जाता है आपकी बीमारी कि आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो गए। अब वो डॉक्टर अपनी पोजीशन को मिसयूज करे, कवर्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ आ गई बात? तो ये आ गया मेंटल डिस्ट्रेस में, ओल्ड एज की वजह से, बीमारी की वजह से निर्भर हो गया दूसरे पे, तो इसमें डाल लिया। इसमें ले लेना सोनिया, देखो वहाँ पे आईसीआई में कैटेगरी थोड़ी सी गलत है, डॉक्टर पेशेंट, इसमें लेंगे अपन मेंटल डिस्ट्रेस में, उसने 2 जगह डाल रखा है। अच्छा, सीपीटी पैटर्न चलता था ना बेटा, तो उसमें क्वेश्चन आता था कि इसको किस रिलेशन में डालें, तो उसमें एक बार पूछ रखा था कि डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप को किस में डालें। भाई अगर अलग से मेंटल डिस्ट्रेस की कैटेगरी होती तो उसी में डाल देते, पर अगर मेंटल डिस्ट्रेस की कैटेगरी नहीं आती थी ना, तो सीपीटी में आंसर लगता था फिड्यूसरी। रीज़न, आप अपने डॉक्टर पे विश्वास करते हो कि जो प्रिस्क्रिप्शन वो लिख के दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सही हो जाओगे, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन उसको लेते थे। पर अपने तो कैटेगरी दी हुई है, अपना पेपर कैसा है, सब्जेक्टिव, तो हम किस में डालेंगे, मेंटल डिस्ट्रेस में। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अनकॉन्शियस बार्गेन। अनकॉन्शियस बार्गेन का मतलब लिखना अनफेयर, अनकॉन्शियस का मतलब होता है अनफेयर। इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, एक तो आएगा आपका ये मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन, मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शंस। मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शंस कौन से हुए, जहां पर पैसे उधार दिए जाते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अनरीजनेबल है, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अनकॉन्शियस बार्गेन, अनकॉन्शियस का मतलब अनफेयर, और इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन, पैसे उधार दिए जाते हैं एट अनरीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो यहाँ कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू विडो है, एक मनी लॉर्ड के, लैंडलॉर्ड के पास गई, जमींदार के पास गई और बोलते हैं कि मुझे क्या है ना, इतने रुपए की उधार लेना है, लोन लेना है। अब जमींदार को पता है कि भाई ये हिंदू विडो है, ज़्यादा लोगों को जानती नहीं है और इसे 10 लाख रुपए की काफ़ी ज़रूरत है, तो मैं जो भी टर्म्स लगाऊँ ये मुझसे लोन लेगी, ठीक है। तो ही इज़ रेडी टू गिव एट द 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या यूज़ किया उसने, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या यूज़ किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब एक चीज़ का आंसर दो। मार्केट में कैश की शॉर्टेज है, देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन मनी मार्केट। एक बंदा बैंक के पास गया और उसे बोला कि भाई मुझे इतने अमाउंट का लोन दे दो। बैंकर ने कहा कि या तो हम लोन देंगे ही नहीं, या फिर एक अनरीजनेबल रेट बताइए जो ज़्यादा है
और ये कहा है कि या दे पाएंगे तो इसी रेट पे दे पाएंगे। वो बंदा एग्री हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इज दिस ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? क्या यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्या? द आंसर इज नो, इट इज अ ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप किसके पास गए थे? बैंक के पास। पहली लाइन क्या थी? स्ट्रिंजेंसी इन मनी मार्केट, मतलब मार्केट में ही कैश की शॉर्टेज है, तो ऑब्वियस सी बात है आरबीआई ने कोई डायरेक्शन दिया होगा बेटा। आरबीआई ने बोला कि इस रेट से नीचे तो लोन देना ही मत, और जहां तक पॉसिबल है दो ही मत, तो बढ़िया है। ठीक है, बैंक आर जस्ट फॉलोइंग दीज डायरेक्शन। सिर्फ इस वजह से कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसे हम अनकॉन्शियस बार्गेन में नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए? वन पार्टी शुड बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन एंड शुड बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द विल ऑफ द अदर पर्सन। यहाँ पर बोथ द पार्टीज आर ऑन इक्वल स्टैंडिंग। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बैंक हैज़ नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस। पूरी इंडिया खुली हुई थी, गया किसके पास? बैंक के पास। लीगल चैनल, अगर बैंक की जगह कोई नाम दिया होता पर्सन का तो डाल देते। समझ आ गई ना बात? और ये बैंकर वाला क्वेश्चन आता है और उसमें आंसर क्या लगता है? नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद रहेगा? चलो, अब ये अपन ने ले लिए, इसमें कहाँ कहाँ पोजीशन टू डोमिनेट द विल होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, इंटेंशन टू टेक अनफेयर एडवांटेज। ये तो अपन ने डेफिनेशन से ही लिया है, डेफिनेशन से ही लिया ना। पोजीशन टू डोमिनेट द विल, टेक्स अनफेयर एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, तो वही आ गया ना। नेक्स्ट क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब सिद्ध करने का भार। कौन सिद्ध करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ था? लॉ कहता है कि जिसके साथ गलत हुआ ना उसी को सिद्ध करना है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑन अग्रीड पार्टी एंड बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन डिफॉल्टर पार्टी। डिफॉल्टर पार्टी प्रूव करेगी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं हुआ है, अग्रीड पार्टी क्या करेगी? प्रूव कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है। आपकी बुक में एक्चुअली लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, और वहां वर्ड आ रहा होगा डिफॉल्टर पार्टी, इसलिए मैंने आपको बताया। बर्डन ऑफ प्रूफ कोई भी केस होता है ना, किस पे होता है? हमेशा अग्रीड पार्टी पे। वो प्रूव करेगी कि उसके साथ गलत हुआ है, दूसरी पार्टी प्रूव करेगी कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है। तो प्रेजेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन प्रूव करेगा? अग्रीड पार्टी। एब्सेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफॉल्टर पार्टी। समझ आ गई बात? हाँ। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब एक बंदा अपनी ओल्ड एज की वजह से, डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से पूरी तरीके से दूसरे पर्सन पर निर्भर हो गया, और वो दूसरा पर्सन क्या कर रहा है? पोजीशन को मिसयूज। डॉक्टर पेशेंट ले लिया, मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट ले लिया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। एक एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर, देखो, पावर ऑफ कोर्ट। ये लाइन याद कर लेना, काम आती है, डिफरेंस में भी काम आएगी। पावर ऑफ कोर्ट वाली, इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कोर्ट के पास पावर है, इट कैन सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट और एनफोर्स इट विद मॉडिफिकेशन। कोर्ट के पास पावर है अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि वो चाहे तो इसे सेट असाइड कर सकती है, मतलब कैंसिल कर सकती है। सेट असाइड का मतलब कैंसिल करना, और चाहे तो विद मॉडिफिकेशन लागू करवा सकती है, चाहे तो विद मॉडिफिकेशन लागू करवा सकती है। एक एग्जांपल से समझो बेटा, ए ने बी को 1 लाख रुपए उधार दिए, पेरेंटल इन्फ्लुएंस का यूज करके बॉन्ड भरवा लिया 2 लाख का। ए ने बी को 1 लाख रुपए उधार दिए और पेरेंटल इन्फ्लुएंस यूज करके बॉन्ड कितने का भराया? 2 लाख का। ठीक है, अब 3 महीने बाद बी ये कहता है कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, इट वॉज ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्ट क्या कर सकता है? इसको कैंसिल कर सकता है, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिल कर सकता है, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कह सकता है 3 महीने तक पैसे यूज भी तो किए, पे इंटरेस्ट एट दी रीजनेबल रेट, एनफोर्स इट विद मॉडिफिकेशन। एनफोर्स इट विद मॉडिफिकेशन पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है। ये पावर कोर्ट के पास कोअर्जन में नहीं थी। कहां पर है ये पावर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद रहेगा, कोर्ट के पास पावर कैन सेट असाइड द ट्रांजैक्शन और एनफोर्स इट विद मॉडिफिकेशन। लाइन याद हो जाएगी क्या ये वाली? ये लाइन याद करना, अपन को डिफरेंस में काम आएगी ये वाली। तो दिस वाज ऑल अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस।
देखो एक तो बेटा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, 4 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में आया हुआ है, तो एक तो इसको मार्क कर लेना, 4 ही पॉइंट है। अगर 4 मार्क्स का आता है तो इनकी डिटेल मत बताना, इतना ही टाइम है ना आपके पास, क्या क्या दे लेंगे। आपको पता है ये 4 पॉइंट है, चारों के चारों आने चाहिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। डिटेलिंग में मत जाना बहुत ज्यादा, इस वाले पॉइंट में मत चला जाना डिटेलिंग में, ये कह रही हूँ। बाकियों में तो एक एक लाइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर का ही बोला ना मैंने क्वेश्चन। अच्छा चलो आईसीआई पे आते हैं अपन ने कर रखी थी ना यूनिट 3, तो इज इट, बहुत सारी हैं यूनिट 3 के नाम से, नहीं तो फिर दूसरा करना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस आया। अच्छा अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन सेक्शन 16 वाली देखो क्या है। अनकॉन्शियस बार्गेन को एक बार छोड़ दो, वो कहाँ आएगा, एनालिसिस पार्ट में। उसके अलावा यहाँ पे दे दिया इन्होंने, क्या दिया है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब पार्टीज के बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी एंड ही यूजेस हिज पोजिशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, तो इसे क्या बोलेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। डेफिनेशन चाहे तो पीडीएफ से कर लो, सेम ही है। अब आ गए इसमें देखो, पोजीशन टू डोमिनेट द विल कब मानी जाएगी, पहला रियल और अपरेंट अथॉरिटी पढ़ा था अभी, दूसरा फिड्यूसरी, तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस, कई वर्ड आ रहा है क्या, ठीक है। और इसके बाद में अनकॉन्शियस बार्गेन एनालिसिस में देगा, यहां नहीं दे रखा है इसने। एग्जाम्पल एक बार बाद में पढ़ना, पहले आ जाओ मेन पे, एनालिसिस पढ़ो। पार्टीज के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होनी जरूरी है। अच्छा बेटा रिलेशनशिप होगी नहीं तो हम इन्फ्लुएंस करेंगे कैसे, तो किसी ना किसी तरीके की रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में होनी चाहिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज एक्सरसाइज बिटवीन द पार्टीज। कोअर्जन जो है वो अगेंस्ट अदर पार्टी भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, किडनैपर कैन बी आउटसाइडर ऑल्सो, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज बिटवीन द पार्टीज, ऑलवेज बिटवीन द पार्टीज। तो पहली चीज तो इनके बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, और वो रिलेशनशिप कैसी दी है, नियर बाय रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट बोला पोजीशन टू डोमिनेट द विल, रिलेशन ऐसी होनी चाहिए, वन पर्सन शुड बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। और वो पोजीशन कब मानी जाती है, पहला रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी, एक पर्सन रियल अथॉरिटी रखता है दूसरे के ऊपर। एग्जाम्पल जो लिखवाए हैं उनमें से देना, एग्जाम्पल जो लिखवाए हैं उनमें से देना, यहाँ वाले मत देना, यहाँ तो डॉक्टर पेशेंट भी डाल दिया। नेक्स्ट देखो क्या आया, फिड्यूसरी रिलेशनशिप। फिड्यूसरी में क्या याद रखना है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसमें देखो ये तो सही है, जो अपन ने लिखी आप तो वही डालना, अपन ने लिखी है ना उनमें से ही डालना एग्जाम्पल। आप यहाँ पर थोड़ा सा आईसीआई ने जो दिया है ना वो थोड़ा मैटर गलत भी है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि भाई आप उसे गलत बोलो, मैं ये बोलूंगी आप सही वाले ही डालो। नेक्स्ट क्या है, इसने एग्जाम्पल दिया देखो, एक तो सॉलिसिटर क्लाइंट वाला दे दिया, एक स्पिरिचुअल गुरु वाला दे दिया कि अगर प्रॉपर्टी आश्रम के नाम कर दोगे तो साल्वेशन मिल जाएगा, मतलब मोक्ष, ठीक है ना, ये तो याद रहेगा, एक अच्छा वर्ड आएगा। मेंटल डिस्ट्रेस देखो, मेंटल डिस्ट्रेस का मतलब है मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, इलनेस या ओल्ड एज की वजह से एक बंदा पूरी तरीके से दूसरे पर निर्भर हो जाता है। एग्जाम्पल डॉक्टर पेशेंट वाला दिया हुआ है, दिया है ना, आप चाहो तो मेडिकल अटेंडेंट और पेशेंट भी दे सकते हो। अनकॉन्शनेबल बार्गेन, अनकॉन्शनेबल का मतलब अंडरलाइन करना अनफेयर, और किस में होता है, मनी लैंडिंग ट्रांजेक्शन्स में होता है। बेसिकली गिफ्ट वर्ड दिया हुआ ज़रूर है बट इसका कोई एग्जाम्पल कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ क्या बताया था, मनी लैंडिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप मुझे कह भी दोगे तो मैं गिफ्ट का एग्जाम्पल कोट नहीं कर पाऊंगी इस वाले में। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल दिया है वो पढ़ लेते हैं। एक नौजवान है भाई, कितने साल का, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला है, ड्रंकयार्ड मतलब शराबी है, और इसने पैसे उधार ले लिए कितने, 90,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% पर मंथ। इट वॉज हेल्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अनकॉन्शियसनेबल है और एग्जॉर्बिटेंट है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा है, अनरीजनेबल है, इसे अनकॉन्शनेबल बार्गेन में लिया जाएगा।
केस कब का है? 1903 का। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज? लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन कहती है इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने निर्णय दिया ट्रांजेक्शन इज अनकॉन्सेनेबल, ट्रांजेक्शन जो है वो अनफेयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो एग्जॉर्बिटेंट, सो अनरीजनेबल, सो हाई, ये कहना है उसका। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? टू टेक अनफेयर एडवांटेज। ये पढ़ो और मुझे बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है। ऐसे तो आंसर ही दिया हुआ होता है, एग्जाम्पल है ये तो। नया एग्जाम्पल डाला 2 अटेम्प्ट पहले। एक टीचर ने अपनी डॉटर से बोला टू मैरी वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट, और दोनों की रजामंदी भी है, तो क्या दिक्कत है फिर, है ना? म्यूचुअल कंसेंट में आ गया ये तो, है ना? फ्री कंसेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो द टीचर वाज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस बोथ ऑफ देम। एक मिनट, बर्डन ऑफ प्रूफ, हमने क्या कहा था बेटा? कौन प्रूव करेगा? अग्रीड पार्टी ना। तो प्रेजेंस प्रूव करनी है अग्रीड पार्टी को, एब्सेंस प्रूव करनी है डिफॉल्टर पार्टी को। तो यहाँ ये एब्सेंस की बात कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट पोजीशन लाइज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट, दैट इज योर डिफॉल्टर पार्टी। मैंने सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखवा दिया। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे? अग्रीड पार्टी पे। उसी को प्रूव करना है कि उसके साथ गलत हुआ है। एब्सेंस प्रूव करेगी दूसरी पार्टी। थर्ड पॉइंट कौन से वाला था? अनफेयर एडवांटेज वाला था ना। हाँ, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनफेयर एडवांटेज। डेफिनेशन में यही था ना, पोजीशन टू डोमिनेट द विल, और वो जो डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा है अपनी पोजीशन का मिसयूज करेगा। तो मिसयूज करोगे तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अब कोर्ट वाली पावर पड़ी थी, याद करो, पावर टू सेट इट असाइड एंड फोर्स इट विद मॉडिफिकेशन। लाइन तो वही याद करनी है, मैटर यहां से नहीं लेना। तुम्हें क्या करना है? ये एग्जाम्पल पढ़ना है, एक बार पढ़ के बताना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 22, केस स्टडी भी पढ़ सकते हो, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। मैं तब तक 1-2 क्वेरी देख लेती हूँ। ड्रंकयार्ड, शराबी, अच्छा भाई, एग्री होने से फर्क नहीं पड़ता ना। दैट टाइम कंसीडर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, टू टेक रेशनल जजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, है ना। अब बोले प्रूफ कैसे करेंगे? मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेंगे, और क्या। ये ले लिया क्या? ये बताओ, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वैसा ही है ना? बिल्कुल। ये भी दे दिया मैंने कई बार, टीचर स्टूडेंट वाला, कार बेच दो 10 लाख की 2 लाख में, ऐसा ना। एक एग्जाम्पल छोड़े थे थोड़े आगे, देखो। आपका काम क्या है? आपका काम ये है, 12, 13, 14, 15 4 एग्जाम्पल है। आपको मुझे बताना है डोमिनेट द विल के 4 पॉइंट में से किस में जाएगा। 4 थे ना, रियल और अपरेंट, फिड्यूसरी और अनकॉन्शियस बार्गेन, मेंटल डिस्ट्रेस, किस में जाएगा ये बताना है। चलो एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट करो। फिड्यूसरी यहीं से पता चल गया था। चलो आगे चलो, 13 नंबर मेंटल डिस्ट्रेस, ठीक है। 14 अनकॉन्शियस बार्गेन, और ये वाला नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, बैंकर, याद आ रहा है? तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आता है, मार्केट एज इंपॉर्टेंट, क्यों एग्जाम्पल नंबर 15 ये पूछा जाता है। इसकी केस स्टडी हमारे एमसीसी बुकलेट में पीछे दी हुई है। बैंकर वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड कवर करने जा रहे हैं। फ्रॉड का मतलब जानबूझ के धोखा देना। क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का इरादा होना चाहिए। इंटेंशन टू डिसीव, तभी उसको लेते हैं फ्रॉड में।
जानबूझ के धोखा दिया तो 17 सेक्शन फ्रॉड लगता है, अनजाने में धोखा हो जाए तो 18 सेक्शन मिसरिप्रेजेंटेशन में जाएगा। बात समझ में आ गई? 17 पे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, साइड में क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है लिखो, व्हाट इज फ्रॉड, व्हाट इज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, गिव डिफरेंस बिटवीन द बोथ। व्हाट इज फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, गिव डिफरेंस बिटवीन द बोथ। कितने मार्क्स का लिख लो? 7 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है 7 नंबर का। एक इस टॉपिक पे और भी क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरी का, वो भी लिख लो। मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। मेयर MERE, मेयर ओनली, मेयर साइलेंस इज नो फ्रॉड। गिव इट्स एक्सेप्शंस, give its exceptions also, give its exceptions also। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 7 मार्क्स का। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फ्रॉड का पूछा गया व्हाट इज फ्रॉड, तो हम इस पे क्या देंगे? डेफिनेशन देनी है फ्रॉड की। फ्रॉड की डेफिनेशन के 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? मेकिंग और रिप्रेजेंटिंग अ स्टेटमेंट, a suggestion or representation which a person himself does not believe to be true। ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिसे हम खुद भी सच नहीं मानते। एक बंदा ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है जिसे वो खुद भी सच नहीं मानता, इसका मतलब चीट कर रहा है। किस में जाएगा? फ्रॉड में, ठीक है। मेकिंग अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। जैसे मेरे को पता है कि मेरी वॉच मेड इन इंडिया है, इसे आपको बेचना चाहती हूँ एट हाई प्राइस, और इसलिए मैंने ये बोल दिया दैट माई वॉच इज मेड इन जापान। जो मैं कह रही हूँ उसे मैं खुद भी सच नहीं मानती। मैंने क्या किया? फ्रॉड किया। समझ आ गई बात? दूसरा पॉइंट है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ, कंसील करना मतलब छिपाना। आपने एक्टिवली फैक्ट्स को छिपा लिया, एक्टिवली फैक्ट्स को छिपा लिया। देखो बेटा, जहां रिलेशनशिप फिड्यूसरी है, ड्यूटी टू स्पीक बनती है, वहां पर अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है ना छिपा ली, कवर्ड अंडर फ्रॉड में चली जाएगी। वहां पर आपकी क्या बनती है? ड्यूटी टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, एक डिवोर्सी है, सेकेंड टाइम मैरिज करने गया, डिवोर्सी है, सेकेंड टाइम मैरिज करने गया, और पहले वाले जो मैरिज का फैक्ट था वो छिपा लिया। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, कवर्ड अंडर फ्रॉड, क्योंकि मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट फिड्यूसरी होता है। समझ आ गई बात? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तीसरा पॉइंट, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। ऐसा वादा जिसे निभाने का इरादा ही नहीं है, किस में गया? फ्रॉड में। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। एनी एक्ट विच द लॉ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट। कोई भी काम जो लॉ ने कह दिया ये फ्रॉड में लिया जाएगा तो लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने कोर्स में बेटा एक एक्ट आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्शन सेल के बारे में, नीलामी, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार सेलर जो होता है ना, अपने ही कुछ आदमी बिठा देता है ऑक्शन सेल पे, और कहता है उनसे कि ऊंची बोली लगाना जिससे मेरी कॉमोडिटी ऊंचे दामों पे बिक जाए, सो एज टू हाइक द प्राइस। लॉ ने कह रखा है, इसे प्रिटेंडेड बिडिंग बोलते हैं। लॉ ने कह रखा है इसे फ्रॉडुलेंट माना जाएगा तो माना जाएगा, डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। एक एग्जाम्पल दिया है, लॉ कह देता है फ्रॉड में लेना है तो लेना है, ठीक है। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर्स। कोई भी काम जिससे किसी दूसरे पर्सन को क्या दिया जाए? धोखा दिया जाए, उसे फ्रॉड में कवर किया जाएगा। 5 चीजें लेनी है। मेकिंग अ स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर्स। एनी एक्ट विच द लॉ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट। पढ़ के देखो यही 5 है या नहीं है, एक बार फटाफट यहां से रीडिंग लगाओ। मैंने तुम्हें 5 समझा दिए, ये 5 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं। 4th पॉइंट कहता है एक्ट डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। 5th वाला, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर्स। अदर्स की कैटेगरी होती है कोई भी काम जिससे किसी को धोखा दिया जा रहा है। भाई पावर छोड़ दी कोर्ट के पास, ऐसा कोई भी मामला आ जाए जिसमें उनको लगे
कि एक बंदे को चीट किया जा रहा है तो वो इसे फ्रॉड में कवर कर सकते हैं। हाँ, अदर्स वाली क्राइटेरिया है ना। मतलब होता है ना कई बार कि भाई दो तरीके की डेफिनेशन होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, और भी कोई है ना इन चार के अलावा तो वो फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएगा, अदर्स वाली कैटेगरी है ये। सीधे सीधे बोल दिया, कोई भी काम जिससे धोखा दोगे ना वो इसमें कवर्ड है। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर्स। समझ आ गए? याद हो जाएंगे क्या पांचों पॉइंट? ये 5 पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है? आगे देखो। हाँ, फ्रॉडुलेंट मतलब जिसे लॉ ने कह रखा है कि इसे फ्रॉड में लिया जाएगा, तो आपने फ्रॉड में ले लिया। फ्रॉड टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, लॉ ने कहा इसे फ्रॉड में लेंगे, कोई सा भी हो। हाँ, तो इसमें ले नहीं इंटेंशन टू डिसीव थोड़ी ना है वो, तो ऐसे ना इस तरीके से इंटेंशन टू डिसीव में डाले ना, तो जब से बच्चा छोटा होता है ना तब से चॉकलेट का लालच देना शुरू करते हैं और लास्ट तक चलता रहता है। वो बोलते हैं पेरेंट्स की बात पे तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। साफ साफ बोलते हैं बच्चे, पेरेंट्स की बात पे तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हम 8th 9th में थे तब हमें बताया करते थे कि बस है ना 2 साल मेहनत करनी है तुम्हें, है ना, इसके आगे तो लाइफ बिल्कुल चिल है, कुछ नहीं करना, बोर्ड के लिए पढ़ लो बस सब तक यही सुनाते हैं, लास्ट तक यही बोलते हैं। फिर बोलते हैं प्रोफेशनल डिग्री, है ना, अच्छे से पढ़ाई कर लो, सीए बन जाओगे, आगे कुछ नहीं करना तुम्हें, तो है ना, जिंदगी सेट है। अब वो 4 साल और मेहनत कराएंगे, उसका तब तक क्या सोचेंगे अपन, है ना, जब तक बनते नहीं है तब तक क्या सोचते हैं, यार अभी ना थोड़ी मूवीज कम देखेंगे, मैचेस वगैरह पे भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन, पढ़ना है भाई, मम्मी पापा ने इन्वेस्ट किया है, बहुत होप्स है हमारी, ठीक है। तो क्या हुआ, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद में देखेंगे ना क्या करना है। फिर पता चला जॉब में बैठ के 10-10 घंटे दे रहे हैं और वहाँ पे टाइम ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार। अपन सोचते हैं कि बनने के बाद बहुत कुछ करेंगे, और आजकल जो कंपनीज है उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो गया ना, इतने वर्किंग आवर्स होते हैं कि वो सारे सपने ही रह जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत करनी ज़रूरी है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। वो आपको एक साथ बोल दे कि बेटा इतने साल तक मेहनत करनी है, तो बोले यार क्या करना है, छोड़ो, छोटा छोटा लालच देते हैं ये समझ में आ गया क्या? याद हो जाएंगे ना पांचों के पांचों, ठीक है। रेमेडीज इन केस ऑफ फ्रॉड। अच्छा, आपको पता है ना बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, शुरू के 4 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही था ना, तो यहाँ भी वॉइडेबल है। अब वॉइडेबल में आपको 2 चीजें तो पता है, चाहे तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं और चाहे तो उसे क्या मान सकते हैं, वैलिड मान सकते हैं। 2 तो पता है ना, तो अब देखो 2 तो आपको समझ में इजीली आ जाएंगी। पहला क्या है, देखो फ्रॉड के केस में क्या रेमेडीज है, अग्रीव्ड पार्टी को ही मिलती है, वो क्या कर सकती है, कैन स्यू फॉर डैमेजेस, दैट इज एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान ले, डैमेजेस ले ले, यही है ना। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, क्या बना दो, वॉइड बना दो। अब ये 2 तो समझ में आ गए ना। अब तीसरा बोलोगे मैम ये तीसरी कैटेगरी क्या डाल दी? तीसरी कैटेगरी ये कहती है इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, इस तरीके से परफॉर्म करो कि तुमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो सच हो जाए। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस हैज द रिप्रेजेंटेशन बीन मेड इज ट्रू। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को बोला दैट माई हाउस इज फ्री फ्रॉम मॉर्गेज, मेरा जो घर है उस पर किसी तरीके का कोई ऋण नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल द चार्जेस, है ना। और ये बोल करके उसने अपना घर बी को बेच दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, बी जो है ना उसको बाद में पता चला दैट हाउस इज ऑन मॉर्गेज, हाउस इज ऑन मॉर्गेज, फ्रॉड हुआ उसके साथ, कवर्ड अंडर फ्रॉड। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ, वॉइडेबल। आप उसे कैंसिल कर दो, आप डैमेजेस ले लो, ये 2 रेमेडी तो है ही आपके पास। वो क्या कह सकती है अग्रीड पार्टी, अग्रीड पार्टी बोल सकती है डिफॉल्टर पार्टी से कि आप मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दो, जिससे जो रिप्रेजेंटेशन आपने मुझे दी थी दैट हाउस इज फ्री फ्रॉम मॉर्गेज, वो सच हो जाए। सही है कि नहीं है बताओ। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, इस तरीके से परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट को कि जो तुमने मुझसे कहा था वो सच हो जाए, यानी मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दो। तो तुमने कहा था फ्री फ्रॉम मॉर्गेज है तो फ्री फ्रॉम मॉर्गेज हो जाएगी। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस हैज द रिप्रेजेंटेशन बीन मेड इज ट्रू। समझ आ गई बात। इस पॉइंट में थोड़ा सा आईसीआई की लैंग्वेज डिफिकल्ट लगेगी, ये याद कर लेना यहीं से। इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस हैज द रिप्रेजेंटेशन बीन मेड इज ट्रू,
और अपने एग्जाम्पल में क्या है, मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दो तो इट विल बी फ्री फ्रॉम मॉर्गेज। तुमने यही तो कहा था फ्री फ्रॉम मॉर्गेज है, बात सही हो गई, जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो सच हो गया। इसी का पार्ट है, इसी वैलिड का ही पार्ट है। वैलिड में क्या होता है देखो, इस वाले में पहले वाले पॉइंट में अंतर क्या है फर्स्ट और थर्ड में, ये सुनो। फर्स्ट में तो क्या होता है ना, अग्रीव्ड पार्टी खुद जो है ना वो मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर देगी और बाद में क्या करेगी, केस फाइल करके रिकवर करेगी। थर्ड पॉइंट में क्या करेगी, मैं नहीं कर रहा पेमेंट, तुम कर दो, तुमने जो कहा था वो सच हो जाएगा। इस बार मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट डिफॉल्टर पार्टी से करवा रही है, यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, दोनों में ही वैलिड बनाने की कोशिश चल रही है। फर्स्ट में क्या है, खुद ने पेमेंट कर दिया अग्रीव्ड पार्टी ने, एक बार भाई हाउस वॉज ऑन मॉर्गेज, तो उसने क्या किया, मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दिया और भाई रह तो रहा ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है, उसने खरीद लिया, मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दिया। अब वो मॉर्गेज डेप्ट का जो पेमेंट किया है वो वेंडर से लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। अब वो केस फाइल कर रहा है स्यू फॉर डैमेजेस, यहाँ पर पहले पे किया बाद में केस फाइल करके डैमेजेस ले रहे हैं। यहाँ पर उसी से कह रहे हैं कि तुम ही पेमेंट कर दो, तुमने कहा था मॉर्गेज है नहीं, ये तो कह रहा है बंदा मॉर्गेज पे है, तो भाई सल्टो आपस में, कर दो इसका पेमेंट और बात खत्म करो। इतना सही अंतर है और कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ बेटा। एक काम करते हैं बेटा, ये जो पोर्शन हमने यहाँ तक का लिया है इतने को अपन आईसीआई से कर लेते हैं। कौन सा था अपना, ये वाला आई थिंक। Fraud means and include any of the following acts committed by a party to a contract. इनमें से कोई भी काम अगर किया गया है तो उसे फ्रॉड में लिया जाएगा। एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, जितना अंडरलाइन करा रही हूँ उतने कीवर्ड्स हैं उतने याद हो जाने चाहिए। चाहे तो डायरेक्टली पीडीएफ से भी 5 पॉइंट ले सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, सजेशन या स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, और जो ये कह रहा है वो उसे सच मानता भी नहीं है, मतलब धोखा दे रहा है। हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, बात एक ही है। दूसरा क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव अदर्स, एनी एक्ट और ओमिशन लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट। यही पॉइंट है 5, इनको याद करना है। ये अभी आगे आएंगे तब लेंगे। डिसीव मतलब धोखा देना, इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए तभी लिया जाता है। अच्छा, तुमने ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अभी अभी पढ़ा है, पढ़ के देखो एक बार। फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा हमें पता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है बेटा, अंडरलाइन करो, वॉइडेबल। वॉइडेबल हमेशा किसके ऑप्शन पर, अग्रीड पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ है ना। क्या है, 3 ऑप्शन है, कैंसिल कर दो यानी क्या बना दो, वॉइड। डैमेजेस ले लो यानी क्या बना दो, वैलिड। या फिर इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस हैज द रिप्रेजेंटेशन मेड बीन ट्रू। इस तरीके से परफॉर्म करो कि जो तुमने कहा था वो सच हो जाए, दैट इज पे द मॉर्गेज डेप्ट। अपने समझने के लिए लिखना है तो लिख सकते हो, मॉर्गेज डेप्ट का पेमेंट कर दो, तुमने कहा था वो सच हो जाएगा, है ना। ये हमने पढ़ा यहाँ पे, कहाँ पर, ये क्या, हाँ अग्रीड पार्टी भी लिख सकते हो आप सीधे ही, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड। कई जगह आईसीआई वर्ड देता है हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड, कई जगह लिखता है पार्टी डिफ्रॉडेड, कई जगह लिखता है अग्रीड पार्टी। 3 में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, तीनों सही हैं। अब देखो यहाँ पर आ रहा है एक टॉपिक, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17 आ रहा है ना। अब बोलोगे कि मैम आपने हमें ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। अभी तक देखो क्वेश्चन तो आया नहीं, बट मैं तुम्हें तरीका बता देती हूँ, तुम्हें याद हो जाएंगे सारे। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड हैं क्या क्या, देखो पहली चीज तो फ्रॉड फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, वो फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो बंदा वो स्टेटमेंट बोल रहा है उसे पता होना चाहिए कि ये झूठ है, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट। उससे इंड्यूस होकर के दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और उसे नुकसान होगा, वो डिसीव होगा, तभी डैमेजेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। फ्रॉड फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो बंदा स्टेटमेंट बोल रहा है ही शुड हैव नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट। अगला बंदा उसे इंड्यूस होके कॉन्टैक्ट करता है, वो डिसीव होता है और उसे नुकसान होता है, तभी यहाँ पर डैमेजेस मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट एक अलग से आएगा। फर्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देना। कौन से? मेकिंग अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट में 2 को ज्वाइन करेंगे बस। देखो एक बार, फर्स्ट पॉइंट में 2 को ज्वाइन करना है। क्या है भाई? रिप्रेजेंटेशन और असर्शन जो कि फॉल्स है, स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विच ही हिमसेल्फ डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तुम तो फर्स्ट सेकंड डेफिनेशन के 2 पॉइंट जोड़ के लिखाना, अगर आ जाए तो। आया नहीं अभी तक। फिर देखो किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिर्फ कीवर्ड अंडरलाइन करना, फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन की गई है कॉन्टैक्ट करने से पहले, इरादा क्या है? टू इंड्यूस दैट पर्सन टू एंटर अपॉन इट। आप उसे प्रेरित कर रहे हो कि वो कॉन्टैक्ट करे उस फ्रॉड के थ्रू। जो बंदा स्टेटमेंट बोल रहा है उसे होना चाहिए नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट, पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत है। ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द फॉल्सिटी ऑफ द स्टेटमेंट। अदर पार्टी जो है उससे इंड्यूस होकर के, उस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस होकर के काम कर रही है, वो उस पर विश्वास कर रही है और उसके साथ धोखा हुआ है। विश्वास कर रही है और उसके साथ धोखा हुआ है। डिसीव्ड मतलब चीटेड, है ना। अदर पार्टी एक्टिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस, और उसे नुकसान हुआ है, तो रेमेडी मिलती है, वरना नहीं मिलती। एक बार दोबारा रीड आउट कर लो। देखो मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन किए, सिर्फ उत्ते पढ़ना, आगे पीछे की लैंग्वेज खुद बना लेना। कर लोगे ना? एक बार रीडिंग लगा लो। पूछ लिया अगर मान लो इसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, तो ये देने हैं। डेफिनेशन अलग है, इसेंशियल एलिमेंट्स अलग हैं। डेफिनेशन के लिख लेना, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ज्वाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट में ज्वाइन पॉइंट नंबर 1 और 2। एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं है, फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। फैक्ट जो है कॉन्टेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंड्यूस होकर के कॉन्टेक्ट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए। बंदा उसे इंड्यूस होगा, कॉन्टेक्ट करेगा, डिसीव होगा, उसे लॉस होगा, तब मिलेंगे डैमेजेस, वरना नहीं मिलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। अच्छा कोई क्वेरी वगैरह है तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे। एनीवन? आशीष, हरमीत? कुशाग्र वगैरह कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो आप। नहीं है? चलो फिर बेटा अपन एंड करते हैं आज की क्लास। इतना कर लो आज के लिए और काफ़ी है ना।